आज अगर कोई बड़ा क्राइम करता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि इस आदमी को जेल में डाल दो। अदालतें भी उम्र कैद या 3 साल की कैद 10 साल की कैद की सजा सुनाती हैं। हमें लगता है कि जेल जो है वो सबसे सभ्य और इंसानी सजा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीब 250 साल पहले तक दुनिया के ज्यादातर देशों में सजा के लिए जेल नहीं बनाई जाती थी। जेल सिर्फ उस जगह का नाम थी जहां कैदी अपनी असली सजा जैसे कि फांसी, कोड़े पड़वाना या फिर हाथ पैर कटवाने की सजा का इंतजार करता था। फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि दुनिया ने अचानक इंसानों की बॉडी को टॉर्चर करना छोड़ दिया और इंसान को सालों तक 4 दीवारों के पीछे बंद करना शुरू कर दिया। आखिर ये जो मॉडर्न जेल का पूरा थॉट है, ये दिया किसने? और फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको क्यों कहते हैं कि मॉडर्न जेलें इंसान के शरीर को नहीं बल्कि उसके दिमाग और उसकी आत्मा को कैद करती हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की पहली मॉडर्न जेलों की कहानी, पहले मॉडर्न कैदी की कहानी और उस सिस्टम का इतिहास जिसने सिर्फ जेलों को ही नहीं बल्कि स्कूल, ऑफिस, फैक्ट्रीज और आज के सीसीटीवी वाली सोसाइटी तक को बदल दिया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सबसे खतरनाक जेल वो बन जाती है जिसकी सलाखें हमें दिखाई नहीं देती। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जेल के बनने और इंसानी दिमाग को गुलाम बनाने की इस बहुत ही क्रूअल मशीनरी का पूरा इतिहास। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। यह कहानी शुरू होती है 2 मार्च 1757 के दिन से। जगह थी फ्रांस की राजधानी पेरिस। डेमिंस नाम के एक आदमी को सरेआम मौत की सजा दी जानी थी। डेमिंस का गुनाह यह था कि उसने राजा पर हमला करने की कोशिश की थी। उस वक्त यह काम सबसे बड़ा पाप माना जाता था, क्योंकि राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। अब सजा देने के लिए डेमिंस को पेरिस के एक बहुत बड़े चर्च के सामने लाया गया। उसके हाथों में एक भारी मोमबत्ती थमा दी गई। उसे सिर्फ एक शर्ट पहनाकर खुले चौराहे पर खड़ा कर दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो इंसान की सोच के बहुत परे है। डेमिंस को एक बहुत बड़े चबूतरे पर ले जाया गया, जहां उसके शरीर के मांस को लाल गरम चिमटों से खींचा गया। जिस हाथ से उसने चाकू पकड़ा था उस हाथ को सल्फर से जला दिया गया। उसके घावों पर पिघला हुआ सीसा, उबलता हुआ तेल और जलता हुआ रेजिन डाला गया और आखिर में उसके शरीर को 4 घोड़ों से बांधकर खिंचवाया गया ताकि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लेकिन यह सब इतना आसान काम भी नहीं था। मिशेल फूको जब ये एग्जाम्पल देते हैं तो बताते हैं कि जो घोड़े लाए गए थे वो इंसानी शरीर को खींचने के आदी ही नहीं थे, इसीलिए 4 की जगह 6 घोड़े लगाने पड़े। जब 6 घोड़ों से भी काम नहीं चला तो जल्लादों को डेमिंस के शरीर के जोड़ काटने पड़े ताकि घोड़े उसे फाड़ सके। ये पूरा प्रोसेस कई घंटों तक चलता रहा। जनता देखती रही और डेमिंस अपनी आखिरी सांस तक तड़पता ही रहा। आज जब हम इस घटना के बारे में सुनते हैं तो हमें सिर्फ ये एक राजा का पागलपन या फिर एक रैंडम क्रूरता लगती है, लेकिन मिशेल फूको बताते हैं कि ये कोई रैंडम गुस्सा नहीं था। ये एक बहुत ही बारीकी से कैलकुलेट किया गया लीगल रिचुअल था। उस दौर में सजा का मतलब सिर्फ जान लेना नहीं होता था। यहाँ पर सजा एक मैथ्स की तरह थी। जुर्म कितना बड़ा होता था, दर्द की इंटेंसिटी, टॉर्चर का लेवल और उस टॉर्चर को कितनी देर तक करना है वो भी उतना ही लंबा रखा जाता था। और यहीं से हमें उस पहले सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है कि जब जेलें नहीं थी तो सजा कैसे मिलती थी? तब सजा मिलती थी शरीर पर, वो भी खुली आंखों के सामने। कोड़े मारना हो, बॉडी पर गर्म लोहे या सलाखें दागना हो, चौराहे पर फांसी देना हो या फिर हाथ पैर काटना हो, इन सभी बहुत ही क्रूर सजाओं का पूरा मकसद यही था कि भीड़ अपनी आंखों से देखे कि राजा से टकराने का नतीजा क्या होता है। या जाकिर खान के शब्दों में कहें तो एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत होती थी ताकि कोई राजा के ऊपर आंख ना दिखा सके। इस पूरे सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखो तो जल्लाद का रोल बहुत अजीब होता था। जल्लाद राजा की ताकत का सबसे बड़ा मोहरा था। वो एक तरह से कानून को लागू करने वाला हथियार था, लेकिन इसके बावजूद समाज में उसे एक अछूत की तरह देखा जाता था। लोग उससे दूर रहते थे और उसकी जिंदगी एक अभिशाप की तरह थी। अगर सजा देने में जल्लाद से कोई गलती हो जाती तो वही भीड़ जो तमाशा देखने आई थी वो जल्लाद की जान की दुश्मन बन जाती थी। ऐसा ही एक इंसिडेंट होता है एविन्योन नाम की जगह पर। वहां पर एक जल्लाद फांसी देने में नाकाम रहा और मुजरिम तड़पने लगा। ये देखकर भीड़ को उस आदमी पर इतनी दया आई और जल्लाद पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जल्लाद पर पत्थरों की बारिश कर दी। भीड़ ने फांसी का फंदा तोड़ दिया और मुजरिम को वो बचाकर एक चर्च में ले गए, जहां उसे नई लाइफ और नए कपड़े दिए गए। ये घटना दिखाती है कि सरेआम सजा देना पावर के लिए भी कितना बड़ा रिस्क बनता जा रहा था धीरे धीरे।
पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि राजा को ये रिस्क लेना क्यों पड़ता था। जवाब है कि पुराने सिस्टम में कानून राजा की मर्जी होता था। अगर कोई कानून तोड़ता तो वो सीधे राजा के शरीर और उसकी सत्ता पर हमला माना जाता था। इसीलिए राजा को अपनी ताकत वापस साबित करने के लिए मुजरिम के शरीर को सरेआम तोड़ना पड़ता था। ये लोगों में खौफ पैदा करने का एक तरीका था, पर यह सब हमेशा के लिए काम का नहीं होने वाला था। धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आई जब यह खौफ सत्ता पर ही भारी पड़ने लगा। जब मुजरिम को चौराहे पर लाया जाता तो वो मरने से पहले राजा, कानून और धर्म को गालियां देने लगा। भीड़ कई बार मुजरिम की इस बहादुरी को देखकर उसे अपना हीरो मान लेती थी। लोग सजा से डरने की बजाय मुजरिम से हमदर्दी करने लगते थे। इस तरह से सजा की जो जगह होती थी वो बगावत के मैदान में बदल जाती थी। सत्ता के लिए ये जो तमाशा था सरेआम सजा देने का, वो फायदे का सौदा नहीं रह गया था। 18वीं सदी आते आते दुनिया भी बदल रही थी। इकोनॉमी का पूरा ढांचा बदल रहा था। पहले जुर्म, खून खराबे और लड़ाई झगड़े वाले होते थे, लेकिन अब जब आबादी बढ़ रही थी, ट्रेड बढ़ रहा था और दौलत जमा हो रही थी, तब जुर्म करने का तरीका भी बदल गया। अब हत्या या डकैती की जगह चोरी, धोखाधड़ी और हेराफेरी ने ले ली। समाज को जो नया अमीर तबका यानी जो बुर्जुआ क्लास उभर रही थी, उसे अपनी प्रॉपर्टी बचानी थी। कारखाने, गोदाम और बंदरगाहों पर हर दिन छोटी छोटी चोरियां होती थी। अब जाहिर है कि इन छोटी चोरियों के लिए किसी को चौराहे पर तड़पा तड़पा कर मारना ना तो सही था, ना ही ये प्रैक्टिकल था। सिस्टम को एक ऐसी सजा चाहिए थी जो खून ना बहाए, लेकिन लगातार और बिना रुके अपना काम भी करे। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि क्या 18वीं सदी से पहले जेल होती ही नहीं थी, या वो पहला आदमी कौन था जिसने जेल के कॉन्सेप्ट को बनाया था? इन दोनों सवालों का जवाब दरअसल उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। हजारों सालों से दुनिया में कैद खाने जरूर मौजूद थे। रोम के पुराने अंधेरे तहखाने हों या मध्यकालीन यूरोप के किले के नीचे बनी काल कोठरियां हों या हमारे देश में काल कोठरी का कॉन्सेप्ट हो, ये जगह सदियों से कैदियों को पकड़कर रखने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन इनका मकसद अलग था। तब ये काल कोठरी इन्हें सजा देने के लिए नहीं होती थी, बल्कि मुजरिम को असली सजा यानी कोड़ा मारना हो या जुर्माने का इंतजार कराने के लिए इस्तेमाल में आती थी। यानी कैद अपने आप में कोई सजा नहीं थी, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो सिर्फ एक दर्दनाक सजा के इंतजार का कमरा था। मान लीजिए किसी को फांसी होने वाली है, तो उसको पकड़ने के बाद उसको कहाँ रखेंगे? काल कोठरी में रखेंगे। इसलिए इस तरह की जेलें होती थी। ऐसा नहीं होता था कि वहां पर जेल में रख दिया और वही उसकी सजा है पुराने टाइम में। लेकिन असली मोड़ जो है वो 18वीं सदी में आता है। कुछ यूरोपियन थिंकर्स ने एक क्रांतिकारी सवाल उठाया। इटली के एक चिंतक थे चेजारे बेकारिया। उन्होंने अपनी किताब में तर्क दिया कि सजा का मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि जुर्म को रोकना होना चाहिए। इंग्लैंड में जॉन हॉवर्ड नाम के एक थिंकर ने सैकड़ों जेलों का दौरा किया और उनकी बदहाल हालत को लिखकर एक किताब छापी जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया। उन्होंने कहा कि कैदियों को अलग अलग रखा जाए, साफ सफाई हो और उन्हें सुधरने का मौका मिले। इसी किताब के असर से इंग्लैंड में एक नया कानून बना जिसमें पहली बार ये माना गया कि राज्य खुद ऐसी जगहें बनाए जहां कैद ही सजा हो, ना कि कैद में रखकर फिर उसे कोई पब्लिक एग्जीक्यूशन वाली सजा दी जाए। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा एक अंग्रेज फिलोसोफर ने जेलों को देखने का एक नजरिया बदल दिया। इस फिलोसोफर का नाम था जेरेमी बेंथम। बेंथम ने एक ऐसी बिल्डिंग का डिजाइन बनाया जिसे उसने नाम दिया पेनोप्टिकॉन। ये एक गोल इमारत थी जिसके बीचों बीच एक ऊंचा टावर होता था और चारों तरफ कैदियों की काल कोठरियां होती थी। टावर से गार्ड किसी भी कैदी को कभी भी देख सकता था, लेकिन कैदी को कभी पता नहीं चलता था कि उसे इस वक्त देखा जा रहा है या नहीं। बेंथम को यह ख्याल अपने भाई से मिला था जो रूस में मजदूरों की निगरानी का एक तरीका बना रहा था। बेंथम का मानना था कि अगर इंसानों को यह हमेशा डर रहे कि कोई उसे देख रहा है तो वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल करने लगेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इमारत असल जिंदगी में कभी पूरी तरह से बनी ही नहीं, लेकिन इसका आइडिया आने वाली सदियों की जेलों और यहां तक कि आज के सर्विलांस सिस्टम की नींव बन गया। तो साफ शब्दों में कहें तो जेल का कोई एक आविष्कारक या इन्वेंटर नहीं था। ये कई अलग अलग थॉट प्रोसेस, कई अलग अलग देशों और कई घटनाओं का एक मिला जुला रिजल्ट था। बेकारिया ने आइडिया दिया, हार्वर्ड ने सबूत दिया और बेंथम ने उसका एक स्ट्रक्चर बनाया। लेकिन असली सवाल अब भी बचा हुआ था। दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन था जिसे इस नए तरीके यानी सिर्फ कैद की सजा के लिए जेल में डाला गया? इसका जवाब हमें अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर ले जाता है। वहाँ क्वेकर सुधारक रहते थे। इन्हीं में से एक थे डॉक्टर बेंजामिन रश। इन लोगों ने यह मानना शुरू किया था कि जुर्म असल में एक तरह की मानसिक बीमारी है। उनका कहना था कि अगर मुजरिम को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो अपने किए पर पछतावा करेगा और सुधर जाएगा।
इसी सोच के चलते 1829 में फिलाडेल्फिया में एक नई तरह की इमारत बनकर तैयार हुई। इस इमारत को ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी कहा गया। ये दुनिया की पहली इमारत थी जो सिर्फ इसी मकसद से बनाई गई कि लंबे टाइम तक अकेले कैद रखना ही मुजरिम की असली सजा हो। यानी कि यह इमारत दुनिया की पहली मॉडर्न जेल मानी जा सकती है। 25 अक्टूबर 1829 के दिन इस जेल का दरवाजा पहली बार एक कैदी के लिए खुला। उसका नाम था चार्ल्स विलियम्स, एक 18 साल का किसान जिसे चोरी के जुर्म में 2 साल की सजा मिली थी। जब उसे अंदर लाया गया तो उसके सिर पर एक ऐसा नकाब पहनाया गया जिसमें आंखों के लिए छेद भी नहीं था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो कभी जेल का रास्ता ना पहचान सके और कोई उसका चेहरा ना देख सके। रिकॉर्ड में उस कैदी का नाम दर्ज हुआ कैदी नंबर 1। चार्ल्स विलियम्स की पूरी सजा एक अलग ही किस्म की सजा थी। ना उसे कोड़े मारे गए, ना आग से जलाया गया, उसे बस एक कोठरी में अकेले बंद कर दिया गया। इस कोठरी में एक बाइबल थी और जूते बनाने का काम था। गार्ड से बात करने का एक ही जरिया था, दरवाजे में बना एक छोटा सा छेद। बाकी कैदियों का चेहरा वो कभी देख नहीं सका। यही थी जेल की नई लैंग्वेज, चुप्पी, अकेलापन और लगातार सर्विलांस। यहीं से ये शब्द पेनिटेंशियरी यानी पश्चातापगृह दुनिया भर में मशहूर हुआ। अब ये एक्सपेरिमेंट देखते देखते मशहूर भी हो गया। दुनिया भर के लोग इस नए तजुर्बे को देखने फिलाडेल्फिया पहुंचने लगे। फ्रांस से आया एक एम्बेसडर एलेक्सिस डी टोक्विल इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसने लिखा कि अकेलापन इंसान को उसके गुनाह की तरफ वापस मोड़ देता है और यही असली सुधार का रास्ता है। लेकिन कुछ साल बाद जब मशहूर अंग्रेज लेखक चार्ल्स डिकेंस ने इस जेल का दौरा किया तो उनकी राय बिल्कुल बदल गई। उन्होंने इसे शरीर पर की गई किसी भी यातना से भी ज़्यादा क्रूर बताया, क्योंकि ये इंसान के दिमाग और उसकी आत्मा को धीरे धीरे तोड़ रही थी। ये बहस दोस्तों आज भी नहीं खत्म हुई है कि अकेलापन हमें सुधारता है या फिर उसे और तोड़ देता है। फिलाडेल्फिया के इस मॉडल के साथ साथ अमेरिका में ही एक दूसरा मॉडल भी उभरा। न्यूयॉर्क के ऑबर्न शहर में ये काम हुआ। यहाँ पर कैदियों को रात में अकेला रखा जाता था, लेकिन दिन में सबको एक साथ काम करना पड़ता था, वो भी पूरी खामोशी के साथ। जरा सी बात करने पर कोड़े की सजा मिलती थी। अब ये दोनों मॉडल आपस में मुकाबला करते रहे और अगली एक सदी में दुनिया भर की 300 से ज़्यादा जेलें इन्हीं 2 तरीकों में से किसी एक पर बनी। अमेरिका में जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और वो हुकूमत भी इसी फिलॉसफी को अपने कॉलोनियल फायदे के लिए लागू कर रही थी। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बने 1838 के प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी ने भारत के पारंपरिक सजा के तौर तरीकों जैसे कि आर्थिक दंड देना या अंग भंग करना, इन सबको हटाकर मॉडर्न जेलों का ढांचा तैयार किया। अंग्रेजों के लिए जेल सिर्फ मुजरिम को सुधारने की जगह नहीं थी, बल्कि भारतीयों के शरीर और राष्ट्रवाद की भावना को गुलाम बनाने का टूल भी थी। इसका सबसे क्रूर और सटीक उदाहरण बना अंडमान का सेल्यूलर जेल, जिसका आर्किटेक्चर हूबहू जेरेमी बेंथम के पैनोप्टिकॉन मॉडल पर आधारित था। यहाँ पर सेंट्रल टावर से स्वतंत्रता सेनानियों की हर कोठरी पर नजर रखी जाती थी और अकेलेपन या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को देशभक्तों की आत्मा और मानसिक संतुलन तोड़ने के हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। अब दोस्तों आप इतनी दूर तक आ गए हैं तो हम बात कर लेते हैं उस सवाल तक कि जेलों के आने के बाद सजा किस तरह से मिलने लगी। जहां पहले सजा कुछ घंटों का भयानक टॉर्चर होती थी, वहीं अब सजा एक लंबी, बोरिंग और पीसफुल प्रोसेस बन गई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लियोन फॉचर के वो नियम जो उन्होंने पेरिस के जवान कैदियों के लिए बनाए थे। इन नियमों के मुताबिक कैदियों का दिन सुबह 6 बजे शुरू होता था। ड्रम बजते ही उन्हें चुपचाप उठकर कपड़े पहनने होते थे, फिर प्रेयर करना हो, काम करना हो, फिर स्कूल और फिर वापस काम। हर काम का समय मिनटों के हिसाब से तय था। कैदियों को एक दूसरे से बात करने की मनाही थी। रात को सोने का टाइम भी सख्त था और गार्ड्स लगातार गश्त लगाते थे। ये सिस्टम असल में शरीर को मार नहीं रहा था, ये शरीर को ट्रेन कर रहा था। इसे ही फूको ने डॉकिल बॉडीज यानी आज्ञाकारी शरीर कहा है। सत्ता ने समझ लिया था कि इंसान को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका उसकी आदतों, उसके टाइम और उसके शरीर की हर मूवमेंट को कंट्रोल करना है। कैदी अब चीखता चिल्लाता नहीं था, वो बस चुपचाप एक टाइम टेबल के हिसाब से चलने लगा था। जेल एडमिनिस्ट्रेशन कैदियों का पूरा रिकॉर्ड रखता था, उनका बिहेवियर, उनकी हैबिट्स, उनका काम और हर चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता था। जेल सिर्फ सजा देने की जगह नहीं रही, वो इंसान को स्टडी करने की एक लेबोरेटरी बन गई। यहीं से क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी और साइकेट्री जैसे फील्ड्स जस्टिस सिस्टम में जगह पाने लगे। अब जज सिर्फ ये तय नहीं कर रहा था कि जुर्म क्या है,
वो ये भी तय करने लगा कि मुजरिम के दिमाग में चल क्या रहा है, उसका बचपन कैसा था और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। सजा अब जुर्म के लिए नहीं बल्कि मुजरिम की आत्मा के लिए दी जाने लगी। और दोस्तों यही वो मोड़ है जहां से ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक हो जाता है। पुराने सिस्टम में सजा शरीर पर खत्म हो जाती थी, दर्द होता था, जख्म भरते थे या वो इंसान मर जाता था और कहानी भी वहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन नए सिस्टम में सजा इंसान के दिमाग, उसकी आदतों और उसकी पहचान में घुस गई। जेल अब सिर्फ शरीर को कैद नहीं करती थी, वो तय करने लगी थी कि इंसान कैसे सोचेगा, कैसे बिहेव करेगा और कब वो पछताएगा। ये ऐसी सजा है जिसका कोई साफ अंत नहीं दिखता, क्योंकि इसका निशाना इंसान का शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा है, उसका कॉन्शियसनेस है। बेंथम के पैनोप्टिकॉन का वो आइडिया याद है जहां कैदी को हमेशा डर रहता था कि कोई उसे देख रहा है। फूको का कहना है कि यही डर धीरे धीरे जेल की दीवारों से बाहर निकल आया। डिसिप्लिन और सर्विलांस के ये तरीके सिर्फ जेलों तक लिमिटेड नहीं रहे, यही तरीके स्कूलों, अस्पतालों, कारखानों और मिलिट्री में भी लागू किए गए। हर जगह टाइम टेबल, अटेंडेंस, रैंकिंग और लगातार सर्विलांस का सिस्टम बना दिया गया। सोसाइटी धीरे धीरे एक बड़ी जेल में तब्दील हो गई जहां पर हर कोई एक दूसरे की निगरानी कर रहा था और वो खुद भी सर्विलांस में था। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट में आज के दौर की। मॉडर्न टाइम में जेल का समाज पर असर सिर्फ जेल की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। आज ऑफिस में सीसीटीवी है, फोन में लोकेशन ट्रैकिंग है, स्कूल में अटेंडेंस बायोमेट्रिक से होती है और ये सब उसी सोच की अगली कड़ी है जो कभी पैनोप्टिकॉन के नाम से शुरू हुई थी। हम खुद अपने फोन में ये सोच कर पोस्ट डालते हैं कि कोई देख रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेंथम का कैदी सोचता था। इस पूरे टॉपिक पर आज भी बहुत अच्छी खासी बहस चलती है। कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट मानते हैं कि जेल आज भी अपराध रोकने और समाज को सुरक्षित रखने का सबसे कारगर जरिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार और समाजशास्त्री ये सवाल उठाते हैं कि क्या लंबी कैद वाकई इंसान को सुधारती है या सिर्फ उसे समाज से दूर करके एक नए तरह के जुर्म की तरफ धकेल देती है। दुनिया के अलग अलग देशों में जेलों में भीड़ भाड़, दोबारा जुर्म करने की दर और पुनर्वास की सफलता को लेकर आंकड़े भी अलग अलग कहानी कहते हैं और इस पर कोई एक तयशुदा जवाब नहीं है। फूको यहीं पर रुककर एक आखिरी और सबसे तीखा सवाल छोड़ते हैं अपनी किताब में। क्या हमने सच में सजा को एक इंसानी बना दिया या सिर्फ हमने उसे भीड़ की नज़रों से छुपाकर गहरे और ज़्यादा टिकाऊ तरीके से इंसान के अंदर उतार दिया? डेमिंस का शरीर घोड़ों ने चीर दिया था, उसकी तकलीफ कुछ घंटों में खत्म हो गई, लेकिन चार्ल्स विलियम्स जैसी कोठरी में बंद इंसान की तकलीफ बरसों तक चुपचाप बिना किसी शोर के चलती रहती है। शायद यही वजह है कि फूको कहते हैं कि मॉडर्न जेलों ने इंसान की आत्मा को ही उसके शरीर की सबसे बड़ी जेल बना दिया है। तो दोस्तों ये था जेल का इतिहास, कैसे हमारे यहाँ जेल शुरू हुई और किस तरह से जेलों का कॉन्सेप्ट जो है वो इंसानी टॉर्चर से बहुत अलग, बहुत शांत और लंबा चलने वाला प्रोसेस था जो इंसान की आत्मा में घुस जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।